इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। ड्रग्स चैट मामले में अनन्या पांडे से पिछले 2 घंटे से लगातार पूछताछ हो रही है। एनसीबी ने क्रूज ड्रग्स केस में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें एनसीबी दफ्तर में पूछताछ हो रही है। एनसीबी ने अनन्या पांडे के मोबाइल फोन और लैपटॉप को सीज कर दिया था, जिसकी जांच भी की जा रही है। खबर यह है कि एनसीबी ने आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट की जांच के बाद अनन्या पांडे को तलब किया था, जिससे जुड़े सवाल ही एनसीबी ने अनन्या पांडे से पूछे हैं। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी एक बार फिर अभिनेत्री अनन्या पांडे से पूछताछ कर रही है। एनसीबी की उनसे लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ जारी है और एक दिन पहले भी एनसीबी ने अनन्या पांडे से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की थी। उनसे आर्यन खान से दोस्ती और व्हाट्सएप चैट में इस्तेमाल किए गए कोड वर्ड के बारे में सवाल पूछे गए थे। साथ ही ड्रग्स चैट के बारे में भी सवाल पूछे गए थे, लेकिन अनन्या पांडे ने चैट में ड्रग्स की बात से साफ इनकार किया। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जब उनसे पूछा गया कि क्या उनसे आर्यन ने गांजा मंगवाया था और उन्होंने आर्यन खान से इंतजाम करने को कहा था, तो उन्होंने एनसीबी से कहा कि वो मजाक कर रही थी। एनसीबी अनन्या पांडे के मोबाइल फोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त कर चुकी है और उनकी जांच भी एनसीबी की टीम कर रही है। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एनसीबी दफ्तर से सीधे लाइव मौजूद है विवेक गुप्ता और इसके साथ ही आशीष सिंह हमारे साथ मौजूद है। विवेक, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? कितनी देर और पूछताछ हो सकती है? क्योंकि अभी तक की पूछताछ में ये तो साफ हो चुका है कि ड्रग्स को लेकर दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, लेकिन ड्रग्स का सेवन करती थी अनन्या पांडे, ड्रग्स मंगवाया था, गांजा मंगवाया था, इसको लेकर अभी भी जांच जारी है। ठीक है विवेक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपका रुख करेंगे। ठीक है आशीष, आपका रुख करना चाहेंगे और अपडेट जरा बताइए, क्योंकि पिछले 2-2.5 घंटे से पूछताछ लगातार जारी है। कितनी देर और पूछताछ हो सकती है? किस तरीके की हलचल वहां पर? जी 3 घंटे के करीब होने को आए हैं और अनन्या पांडे से जो है एनसीबी के जो दफ्तर है वहां पर तकरीबन 3 घंटे से भी ज़्यादा की पूछताछ हो चुकी है। और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त भी पूछताछ जारी है। खुद समीर वानखेड़े, इसके अलावा सुप्रिंटेंडेंट वीवी सिंह और एक महिला अधिकारी इस वक्त पूछताछ में जुटे हुए हैं। अभी तक जो जानकारी उभर कर सामने आई है उसके मुताबिक पूछताछ का दौर अभी और लंबा खींचेगा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 5 बजे का वक्त हो चुका है। 6 बजे सूर्यास्त के बाद जो है महिलाओं को रोका नहीं जा सकता, जब तक कि अगर पूछताछ के दौरान उसने अपना कंसर्न न दिया हो कि वो अपना स्टेटमेंट पूरा रिकॉर्ड करवाना चाहती है, तब तक जो है एनसीबी उसे रोक नहीं सकती है। लिहाजा अनन्या पांडे से पूछताछ अभी भी जारी है। जो उनके पिता चंकी पांडे हैं उन्हें रिसेप्शन पे ही रोक दिया गया हुआ है और पूछताछ का ये जो दौर है वो उन चैट्स को लेकर जारी है, जो कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन के दौरान उभर कर सामने आई हैं। और जो अभी तक जानकारी उभर कर सामने आई है, अनन्या पांडे किसी भी चीज़ का वो पुख्ता जवाब नहीं दे पा रही जो कि ज़रूरी है। और यहाँ पर हलचल जो है वो पिछले कुछ मिनटों में तेज़ हुई है, जो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। एनसीबी की टीम जो है वो तेज़ हुई है, यानी कि एक इन्वेस्टिगेशन में कोई नया डेवलपमेंट होने वाला है। लिहाजा ये वक्त जो है काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि 6 बजे का वक्त है। उसके बाद जहां अंधेरा होना शुरू हुआ वहीं से ही अनन्या पांडे को छोड़ा जा सकता है, उन्हें भेजा जा सकता है। और अगर कहीं ना कहीं उनको गलत या फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या फिर मिसगाइड करते हुए पकड़ा गया तो कहीं ना कहीं अनन्या पांडे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यानी कि 1 घंटे और पूछताछ चल सकती है, क्योंकि पिछले 2.5 घंटे से लगातार पूछताछ हो रही है। सवाल जवाब लगातार अनन्या पांडे से किए जा रहे हैं। ठीक है, आपका रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि एनसीबी ने अनन्या पांडे से कल भी करीब 2 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसमें उनसे व्हाट्सएप चैट, आर्यन खान से दोस्ती जैसे सवाल पूछे गए थे। खबर है कि अनन्या पांडे के जवाबों से एनसीबी संतुष्ट नहीं हुई, जिसके बाद उन्हें आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया। कल वो अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी दफ्तर पहुंची थी और आज भी अपने पिता के साथ पहुंची हैं। ये 2 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से अनन्या पांडे से लगातार पूछताछ जारी है पिछले 2 दिनों से। 6 बजे तक यानी कि 1 घंटा और पूछताछ हो सकती है। जैसे ही सूर्यास्त होगा उससे पहले पूछताछ को कंप्लीट करना होगा एनसीबी को, और उसके बाद फिर अनन्या पांडे को छोड़ दिया जाता है या फिर समन जारी किया जाता है। इस पर तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। विवेक का हम रुख कर लेते हैं। विवेक, देखिए 2018 और 2019 की चैट्स का लगातार जिक्र हो रहा है, जिसमें ड्रग्स पेडलर्स के बारे में जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही गांजे को लेकर बातचीत हुई थी। ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि आज की पूछताछ में अनन्या पांडे की कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं?
देखिए रितिका, इस पूरे मामले अनन्या पांडे की मुश्किलें काफ़ी हद तक बढ़ सकती हैं, क्योंकि पिछले 2.5 घंटे से ये लगातार पूछताछ चल रही है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ये पूछताछ कर रहे हैं। जिस तरह से हमने बताया था शुरू से कि क्यों पूछताछ हो रही है, अनन्या पांडे और आर्यन खान ने जो व्हाट्सएप चैट हुई है उसमें अनन्या पांडे ने इस बात का जिक्र किया है कि वो इस ड्रग्स का इंतजाम करा सकती हैं, और साथ ही साथ ये जो पूरी बातचीत हो रही है वो कोड वर्ड में लेके हो रही है। इसी वजह से क्या सोर्स है उसको लेकर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अब जांच करना चाहती है कि आखिरकार किस बयान जो अनन्या पांडे ने उन्होंने कहा था कि वो ड्रग्स मुहैया करा सकती हैं। अगर उनका पास कोई ड्रग्स पेडलर का नंबर है या फिर कोई सोर्स है तो उस सोर्स का वो खुलासा करें। हालांकि अनन्या पांडे ने साफ तौर पे कहा कि उन्होंने मजाकिया तौर पर ये चैट की थी, उसका ड्रग्स से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन रितिका, ये बात बेहद समझना जरूरी होगा, क्योंकि जिस व्हाट्सएप चैट की वजह से अनन्या पांडे को आज नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में आना पड़ रहा है और उनको पूछताछ हो रही है, उस व्हाट्सएप चैट की पूरी जानकारी, पूरी डिटेल आर्यन खान पहले ही नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को दे चुके हैं। आर्यन खान से भी तकरीबन कई दिनों तक 7 दिनों तक कस्टोडियल इंट्रोगेशन हुआ था, जिसमें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने वही सवाल वो चैट के बारे में और कोडवर्ड के बारे में पूछे थे। यानी कि आर्यन खान की चैट और आर्यन खान की जो डिटेल स्टेटमेंट है वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पास है और कोर्ट में सिर्फ 2 लोग के पास है। वही सवाल, वही कोडवर्ड, वही व्हाट्सएप चैट के बारे में अब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अनन्या पांडे से पूछताछ करेगी। अगर अनन्या पांडे का जवाब और आर्यन खान का जवाब मेल खाता है तो अनन्या पांडे की मुश्किलें कम होंगी, लेकिन अगर अनन्या पांडे ने गोल गोल जवाब दिया या फिर उन सवालों का उल्टा जवाब दिया जो आर्यन खान ने अलग जवाब दिया था, उसको लेकर अनन्या पांडे की मुश्किलें लगातार बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि कल 2 घंटे तक अनन्या पांडे से लगातार पूछताछ हुई और आज लगभग 3 घंटे होने आ रहे हैं। 2:10 पर अनन्या पांडे मुंबई के नारकोटिक कंट्रोल दफ्तर पहुंची थी अपने पिता चंकी पांडे के साथ। 5 बज चुके हैं, लगभग 3 घंटे से उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। और जिस तरह से जो नियम है, अगर किसी भी महिला से पूछताछ हो रही है सरकारी दफ्तर में तो सूरज ढलने से पहले उसे छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल विवेक, और भले ही अपने बचाव में अनन्या पांडे लगातार कह रही है कि वो जो चैट हुई थी आर्यन खान के साथ वो मजाकिया बातचीत के तौर पर हुई थी, लेकिन एनसीबी लगातार उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हो रही है। लेकिन आपको ये बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस में जैसे जैसे एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है, हर दिन नए राज खुल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि एनसीबी को आर्यन खान और अनन्या पांडे की 2018 और 2019 की चैट मिली है, जिसमें ड्रग्स सप्लाई से जुड़े चैट मिले हैं, जिसमें आर्यन खान ने 2 बार अनन्या को गांजा लाने के लिए कहा था और उसने गांजा सप्लाई करने वाले 2 लोगों के नंबर भी शेयर किए थे। न्यूज़ 18 के आशीष सिंह के हवाले से ये खबर मिल रही है कि अब अनन्या पांडे से लगातार जो पूछताछ हो रही है उसमें इस बात पर जोर है कि क्या गांजा लेकर पार्टी में गई थी अनन्या पांडे। यही नहीं, दोस्तों की एक पार्टी में भी आर्यन ने अनन्या पांडे से गांजा मंगवाया था, जिसके बाद अनन्या पांडे ने कहा था कि वो पहले भी गांजे का इस्तेमाल कर चुकी हैं और फिर से करना चाहेगी। हालांकि उसने एनसीबी के सवालों पर कहा कि उसने आर्यन के साथ स्कूल में पढ़ाई की है और वो आर्यन की बहन की दोस्त है। उसने चैट में गांजा सप्लाई से जुड़ी बातचीत से इनकार किया है और कहा है कि कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया। आशीष का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। आशीष, देखिए ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही थी, लेकिन क्या एनसीबी की टीम के पास वो पुख्ता सबूत मिल पाए हैं कि क्या वाकई अनन्या पांडे ड्रग्स का सेवन करती थी, क्या वाकई ड्रग्स मंगवाया गया था, ड्रग पेडलर्स के संपर्क में थी, क्या इसको लेकर कोई इंफॉर्मेशन मिल पाई है? जी, पूछताछ के दौरान एक शख्स को कल देर रात 3 बजे के करीब यहाँ पर एनसीबी में लाया गया है। ये वो शख्स है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि जिसके चैट आर्यन और अनन्या पांडे के चैट में नंबर कम्युनिकेट करने के दौरान किए गए थे और कहीं ना कहीं ये एक अहम हिस्सा है, एक अहम कड़ी है जो स्टेब्लिश करेगी कि इस मामले में जो है आर्यन खान से अनन्या पांडे जिन चीज़ों से इनकार कर रही है, ड्रग्स कंजम्पशन से इनकार कर रही हैं, सप्लाई से इनकार कर रही हैं और जो चैट में बातें कही गई हैं उन चीज़ों से इनकार कर रही हैं, उसको स्टेब्लिश करने में एनसीबी को मदद होगी। सबसे अहम बात यह है कि हाई कोर्ट में आर्यन खान की बेल की सुनवाई है। एनसीबी को अपना रिप्लाई फाइल करना है, लेकिन केवल चैट के बेसिस पे जो है वो रिप्लाई कहीं ना कहीं खारिज भी हो सकता है। जस्टिस रमन, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ओरल ऑर्डर है, उन्होंने उसमें साफ तौर पे कहा था कि व्हाट्सएप चैट्स को कभी भी एविडेंस का हिस्सा नहीं माना जा सकता। यही वजह है कि एनसीबी अब आर्यन खान के मामले में जो है वो अनन्या पांडे से
न केवल उनसे पूछताछ, उनके बयान, बल्कि उस आधार पे एविडेंस इकट्ठा करने की वो पूरी प्रक्रिया में जुटी हुई है जो केस को इस्टेब्लिश और पुख्ता कर सके। और यही वजह है कि एनसीबी अनन्या पांडे पे जो है शिकंजा कस रही है। उस पैडलर को भी जो है हिरासत में लिया गया है। चैट का सच क्या है? क्या वाकई ड्रग्स मंगवाया गया था? क्या वाकई ड्रग्स का सेवन करती थी अनन्या पांडे? ये तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब एनसीबी को लेना है। लेकिन आपको ये बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले एक तस्कर को भी हिरासत में लिया है। एनसीबी ने देर रात इस तस्कर को हिरासत में लिया जो आर्यन और अनन्या पांडे के बीच हुई व्हाट्सएप चैट में अहम कड़ी माना जा रहा है। एनसीबी दफ्तर में इस ड्रग्स तस्कर से बातचीत चल रही है। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, जरा ड्रग्स तस्कर के बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि इससे भी पूछताछ लगातार जारी है। कौन है ये शख्स, कहां का रहने वाला है और कब से ड्रग्स सप्लाई किया करता था? ऋतिक, देखिए, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने जिस शख्स को डिटेन किया हुआ है उसे कल रात तकरीबन 3 बजे के आसपास मुंबई के नारकोटिक दफ्तर में लाया गया था। 24 साल का ये लड़का है और जैसा से जानकारी मिल रही है कि जो आर्यन खान और अनन्या पांडे जो व्हाट्सएप चैट में ड्रग पैडलर की बात करें उससे इसका लिंक हो सकता है। इसी वजह से आज उससे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उससे अभी भी लगातार पूछताछ जारी है और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी भी अलग अलग जगहों पर जाके जो चेक करे, जो लोकेशंस की बात हो रही है, जो आर्यन खान और अनन्या पांडे के बयान पे आ रही है कि उनकी दोस्तों की कहाँ का मीटिंग हुई है, उसको लेकर भी वो वेरीफाई कर रहे हैं और वहाँ से लोगों के साथ पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि अनन्या पांडे के साथ जो पूछताछ हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन हो रही है, क्योंकि कल जो हुए थे वो सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चनर हो रहे थे कि वो आर्यन खान से कब मिली, आर्यन खान से कितने दिनों से जानती हैं, आर्यन खान के साथ उनकी क्या दोस्ती है और किस किस पार्टी में वो जाती थी और कौन कौन से लोग थे। कल की जो पूछताछ हुई थी वो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे, लेकिन आज जो पूछताछ हो रही है वो काफ़ी हार्ड हिटिंग क्वेश्चन के साथ हो रही है, क्योंकि उनसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि जो ड्रग्स की बातचीत हो रही है आखिरकार उनके पास कौन सा ऐसा सोर्स है जो वो बता रही है कि ड्रग्स मुहैया करा सकती हैं। दूसरे जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर वो ड्रग्स मुहैया करा सकती है तो इससे पहले उन्होंने कभी ड्रग्स मुहैया कराई थी या फिर उन्होंने ड्रग्स कभी ली है। ऐसे हार्ड क्वेश्चन लगातार अनन्या पांडे से पूछे जा रहे हैं। और जिस तरीके से चंकी पांडे साथ में है तो आपको बताना चाहेंगे कि चंकी पांडे को बाहर रिसेप्शन पे बैठाया गया, वो इंट्रोगेशन में शामिल नहीं है। इंट्रोगेशन में सिर्फ और सिर्फ अनन्या पांडे शामिल है, एक महिला अधिकारी है और साथ ही साथ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के सीनियर ऑफिसर्स हैं। कल नॉर्मल क्वेश्चन हुई थी, लेकिन आज जो सवाल जवाब हो रहे हैं अनन्या पांडे से काफी हार्ड सवाल किए जा रहे हैं अनन्या पांडे से, और ऐसे में गोलमोल जवाब भी अनन्या पांडे देती हुई नजर आ रही है। लेकिन एनसीबी की टीम की ये कार्रवाई लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है और एक के बाद एक नए राज खुलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया विवेक और आशीष, आप दोनों का। मासूम लोगों की कोई हत्या करेगा तो उसको हमारी सेना और पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी छोड़ने वाली नहीं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल ने 2 जगहों से आईईडी बम बरामद कर लिया है। ये आईईडी मुठभेड़ के दौरान जवानों को निशाना बनाने के तौर पर आतंकियों की ओर से लगाए गए थे और ये आईईडी बरामद कर लिए गए हैं। पुंछ में 12वें दिन भी मुठभेड़ लगातार जारी है। सुरक्षा बल के घेरे में इस वक्त आतंकी है और पिछले 12 दिन से इन आतंकियों का सफाया करने के लिए हमारे सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ लोहा लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एनकाउंटर वाली जगह से ये 2 आईईडी बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बल को टारगेट करते हुए आतंकवादियों ने ये 2 आईईडी बम प्लांट किए थे। ये तस्वीर आप जरा देखिए, यही वो आईईडी बम है जो कि आतंकवादियों की तरफ से प्लांट किए गए थे, लेकिन इन्हें बरामद कर लिया गया है। इस वक्त पुंछ में लगातार मुठभेड़ सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच में जारी है। 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कई आतंकियों का सफाया होना बाकी है। पवन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पवन, क्या कुछ जानकारी? 2 आईईडी बम बरामद किए गए हैं और दूसरी ही तरफ एनकाउंटर भी लगातार जारी है। हाँ बिल्कुल, देखिए आज 12वें दिन भी मुठभेड़ यहाँ पर जारी है। आज पूरा दिन आतंकियों के साथ फायरिंग होती रही है, लेकिन सर्च के दौरान सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आईईडी जो अलग अलग जगहों पर फिट की गई थी जंगल के भीतर, जहाँ पर सेना के जवान सर्च करते, वो बरामद कर ली गई है। जवानों को निशाना बनाने के लिए आतंकियों की एक बड़ी साजिश थी जो विफल की गई है। बिल्कुल, बहुत बड़ी साजिश थी जो कि बेपर्दा हो चुकी है। 2 आईईडी बम बरामद कर लिए गए हैं। सुरक्षा बलों को टारगेट करते हुए ये आईईडी बम प्लांट किए गए थे, लेकिन दूसरी ही तरफ इन आतंकवादियों की सफाई के लिए सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। पवन, लेकिन एक चीज जानना चाहेंगे कि क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमारे सुरक्षा बलों को, क्योंकि 12 दिन बीत चुके हैं और कितने आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना है इस घने जंगल में?
देखिए, मुठभेड़ अभी भी जारी है। अगर हम कहें तो कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन पिछले 12 दिन से लगाया हुआ है। रुक रुक कर आतंकियों के साथ फायरिंग हो रही है। घना जंगल है, कंटीलेदार झाड़ियां हैं, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट अगर आप जिसे कहें तो वो है। यहाँ पर ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल होता है और यही दिक्कत जवानों को भी आ रही है। हालांकि आतंकियों की संख्या के बारे में पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये 2 ग्रुप हो सकते हैं जिसमें 4 के करीब आतंकी हो सकते हैं। चारों तरफ से घेरा मजबूत है, आतंकियों का बचकर निकलना मुश्किल है। कॉर्डन और सर्च लगातार जारी है। आज पूरा दिन यहाँ पर फायरिंग आतंकियों के साथ होती रही है। बिल्कुल, लगातार फायरिंग होती रही है। और पवन, जिस तरीके से ये, ठीक है पवन, लौटेंगे आपके पास, लेकिन आपको ये बता दें कि पुंछ में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच आज 12वें दिन भी मुठभेड़ जारी है। मेढर के जंगलों में सुरक्षा बल ने आतंकवादियों को घेर रखा है, जो जान बचाने के लिए जवानों पर रुक रुक कर लगातार फायरिंग कर रहे हैं, जिसका सेना की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। कुछ देर बाद जवानों ने जंगलों से बरामद आईईडी कर लिया है, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया है। पुंछ में 12वें दिन भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी है। आतंकियों को घेरा गया है और रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। आज सुबह से बहुत ज़्यादा फायर हुआ है। आतंकियों का घेरा और मजबूत किया गया है। ज़बरदस्त फायरिंग आतंकियों और सेना के बीच में हुई है। लेकिन अभी की बात करें तो रुक रुक कर फायर अभी भी जारी है। चारों तरफ से सेना ने पूरे इलाके को घेर रखा है। एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट इस पूरे इलाके में कर दी गई है। हम इस समय बिम्बर की गली में हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो चारों तरफ से नाकाबंदी है और सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। आज सुबह की बात करें तो लगातार आतंकियों के ऊपर सेना का जो प्रहार था वो जारी था, लेकिन शाम के समय तक अभी ऑपरेशन को रोका गया है क्योंकि मौसम खराब हो रहा है। तेज़ हवा चलना शुरू हो गई है। बर्फबारी और बारिश की भी आशंका यहाँ पर बताई गई है। उसी के चलते ऑपरेशन को फिलहाल रोका गया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। रुक रुक कर फायरिंग जो है शाम तक चलती रही थी, लेकिन अभी की बात करें तो अभी वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फायरिंग फिलहाल बंद हो चुकी है, लेकिन जितना भी इलाका इस पूरे हाईवे के साथ सटा हुआ जो जंगल है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और किसी की भी गाड़ी को वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। कोई भी गाड़ी अगर सिविलियन यहाँ पर जाती है तो उसे रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जवान जो हैं अभी भी तैनात हैं नाकों के ऊपर और लगातार उस इलाके के भीतर जहाँ पर भी जो आतंकी छिपे हुए हैं वहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जवान जो हैं वो तैनात हैं। लगातार घेरे को मजबूत किया जा रहा है ताकि आतंकी वहाँ से भागकर कहीं और ना निकलें। तो आज का दिन पूरा दिन फायरिंग यहाँ पर होती रही है। फिलहाल फायरिंग जो है वो अभी बंद है। लखीमपुर खीरी में किसानों के नरसंहार के आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता के घर जाने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। इस दौरान योगेंद्र यादव 9 सदस्यों की कमेटी की किसी भी बैठक में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि योगेंद्र यादव ने किसानों से माफी भी मांग ली है, लेकिन इसके बावजूद उन पर 1 महीने का प्रतिबंध जारी रहेगा। योगेंद्र यादव लखीमपुर खीरी में भीड़ की हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के घर संवेदना व्यक्त करने गए थे, जिससे किसान नाराज हो गए थे। वहीं प्रतिबंध के बाद योगेंद्र यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि जो सजा उन्हें मिली है उसका वो सम्मान करते हैं, क्योंकि किसान मोर्चे की एकता सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए योगेंद्र यादव हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इसे किस तरह से देखते हैं। भाई, पहली बात, ऐसे किसी भी मोर्चे में सामूहिक निर्णय प्रक्रिया सबसे बड़ी चीज़ है और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया से जो भी तय हुआ है, मुझे जो भी सज़ा मिली है वो सर माथे पे उसका सम्मान करता हूँ। मोर्चे की एकता सबसे बड़ी चीज़ है, वो एकता बनाए रखूँगा। मोर्चे के लिए पहले जितना काम करता था उससे ज़्यादा ही काम करूँगा, कम नहीं। क्या वहां पर शुभम मिश्रा के घर जाने से पहले संयुक्त किसान मोर्चा के किसी लीडर से आप लोगों की बात हुई थी? वहां पर आप जा रहे हैं। जब मैं लखीमपुर गया और वहाँ 5 किसानों को और एक पत्रकार भी जो थे उनको श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार से मिला, उसके बाद मेरे मन में आया कि नहीं, जो बीजेपी कार्यकर्ता जिसकी मृत्यु हुई है उसके घर भी जाना चाहिए। वो इसलिए कि शायद मेरा संस्कार है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है ये। जब गाँव में किसी से चाहे पुश्तैनी दुश्मनी भी हो, उसकी शादी में ना जाएं, बर्थडे में ना जाएं, लेकिन मौत पे जाते हैं, तो मुझे लगा कि वहाँ अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने जाना चाहिए। जो मैंने किया, मेरे अपना स्वाभाविक विचार रहा है वो उसके बारे में, और मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों से आंदोलन का नुकसान नहीं, फ़ायदा होता है दीर्घकाल में। लेकिन मेरे बाकी सहयोगियों को ऐसा नहीं महसूस हुआ और मेरे से एक गलती हुई, वो ये कि जो भी मेरे व्यक्तिगत विचार हों, आज इतना बड़ा मोर्चा चल रहा है और मैं कुछ करता हूं उसका पूरे मोर्चा पे असर पड़ता है।
तो मुझे बाकियों की फीलिंग्स, बाकियों के विचार का भी ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा मुझे महसूस होता है। इसके लिए मैंने खेद व्यक्त किया है। इससे लोगों को जो ठेस पहुंची हो उसके लिए भी खेद व्यक्त किया है। और मुझे विश्वास है कि इन सवालों पे संवाद आगे जारी रहेगा। कमेटी ने जो फैसला कर दिया, कमेटी का फैसला तो सही होता है। अगर 5 आदमी कोई काम को करें तो सही होता है, अकेले आदमी का तो अकेला ही होता है। नहीं, कहा ही जा रहा है ना कि मौत तो मौत है, चाहे वो किसी कार्यकर्ता की हो, क्या किसी किसान की हुई हो, उसे मिलने क्या होगा जो उन्होंने बाद में जो ट्वीट किया उसमें होगा शायद, जो लिखत पढ़ा तो मैं उनको। तो आप कहते हैं, सही मानते हैं कि अगर गए थे किसी से मिलने?